नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शुभम कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के उस सुनहरे दौर की जिसने भारत की राजनीति, कला, स्थापत्य और संस्कृति को नई पहचान दी। मुग़ल साम्राज्य 16वीं से 17वीं शताब्दी तक, यानी कि द मुग़ल 16 टू 17 सेंचुरी। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे बाबर से शुरू होकर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों ने भारत के इतिहास पर गहरी छाप छोड़ी। तो आइए शुरू करते हैं द मुग़ल 16 टू 17 सेंचुरी। Ruling as a large territory, as the second subcontinent with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in Middle Ages। हम ये कह सकते हैं कि जो मध्यकालीन या मध्यकाल था, मध्यकाल मतलब जो आपका मिडिल एज है, मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय सब कॉन्टिनेंट जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। जैसे अगर विविधता से बात करें तो विविधता से मतलब है कि डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी यानी कि रिलीजियस में डाइवर्सिटी, है ना। लोगों के जो रिलीजियस हुआ करते थे, धर्म हुआ करते थे, तो बहुत सारे धर्म हुआ करते थे उस समय पर। तो उनमें डाइवर्सिटी, संस्कृतियों में, कल्चर्स में, रीति रिवाजों में, तो ऐसे देश में शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। इसके बाद क्वाइट इन कंट्रास्ट टू देयर प्रेडिसर्स, इसका मतलब है कि जो अपने जो प्रेडिसर यानी कि अपने पूर्वज, जो पहले वाले शासक हुआ करते थे इनसे पहले के, तो अपने पूर्वजों के विपरीत मुग़लों ने एक साम्राज्य की स्थापना की। द मुगल्स क्रिएटेड एन एम्पायर एंड accomplished what had hitherto seemed possible for only short period of time। यानी कि जो अपने पूर्वज थे, जो इनके पूर्वज थे, उनके विपरीत मुग़लों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधि के लिए ही संभव हो पाता था। आगे हम पढ़ते हैं फ्रॉम द लेटर हाफ। अच्छा, हिट हेरेटो का क्या मतलब है? अगर हम बात करें हिट हेरेटो, तो इसका ये मतलब है, यहाँ पर मैं इसका मतलब लिख देता हूँ, अब तक या अभी तक। इसका मतलब है अब तक या अभी तक। और यहाँ पर अगर हम बात करें क्वाइट इन कंट्रास्ट टू देयर प्रेडिसर्स, तो इसका मतलब है कि जो इनके पूर्वज हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, अपने पूर्वज या जो इनसे पहले शासन करते थे उनके बिल्कुल विपरीत के, बिल्कुल विपरीत, इसका ये मतलब है। और आगे हम बढ़ते हैं फ्रॉम द लेटर हाफ। अब ये लेटर हाफ का क्या मतलब है? ये लेटर हाफ, हम यहाँ बात करते हैं कि लेटर हाफ जो वर्ड है वो किसके लिए है। अभी ये बोला है कि लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, यानी कि 16वीं शताब्दी के अब लेटर हाफ में, ठीक है ना, ऑफ द 16th सेंचुरी। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई 16th सेंचुरी जो है वो हमारी 1501 से लेके 1600 तक है, ठीक है। और ये जो लेटर हाफ है ये हमारा स्टार्ट होता है 1551 टू 1600, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लेटर हाफ। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम्स फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली until in the 16th century, 17th century
they controlled nearly all the subcontinents. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 16वीं सदी के जो लेटर हाफ तक है, ठीक है ना, 16वीं सदी के लेटर हाफ तक इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया, और जो 17th सेंचुरी में लगभग संपूर्ण सब कॉन्टिनेंट, मतलब पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट पर अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो दे इम्पोज्ड स्ट्रक्चर दे इम्पोज्ड structure of administration and idea of governance that outlasted their rules, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जब इन्होंने अपना आधिपत्य हासिल कर लिया था 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग तक, पूरे महाद्वीप पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया, तो उन्होंने प्रशासन के ढांचे, यानी कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है ना, प्रशासन के ढांचे और शासन संबंधित चीज़ें, जैसे आइडियाज़ ऑफ गवर्नेंस, शासन संबंधित चीज़ें या शासन से संबंधित जो बातें होती हैं, तो जो विचार लागू किए, इनके ऊपर क्या किए थे उन्होंने, अपने विचार लागू किए, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। मतलब जब उनका राज्य खतरे में भी आ गया था, तब भी इनके जो आइडियाज़ थे वो जीवित थे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूत ना रख सके, है नहीं, अपने को क्या नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, लिविंग नहीं रहे, यानी कि अछूत नहीं रह सके। आज भारत के प्रधानमंत्री अगर हम बात करें, टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस द नेशनल ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रैम्पर्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली, द रेजिडेंस ऑफ द मुगल एम्पायर। यानी कि आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर, कब, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान, यानी कि जो मुगल शासक द्वारा बनाया गया निवास स्थान है, उस निवास स्थान रेड फोर्ट, यानी कि दिल्ली के लाल किला की जो रैम्पर्ट्स है, ये वाली चीज़ इसको बोला जाता है। अगर आपको साफ दिख रहा हो तो यहाँ पर प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं, यानी कि यहाँ पर खड़े होकर वो एड्रेस करते हैं। ठीक है, इसके बाद तो अब हम बात करते हैं कि हु वर द मुगल्स कौन थे। तो द मुगल्स वर डिसेंडेंट of two great linkage of rulers. From their mother's side, they were descendant of Genghis Khan, या हम कह देते हैं चंगेज़ खान, died जो मरा था 1227. The Mongol rulers who ruled over part of China and Central Asia. हम ये बात करते हैं कि मुग़ल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। कौन कौन से? माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज़ खां, जो चंगेज़ खान था, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, उसके उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान में अगर हम बात करें तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, जिसकी मृत्यु कभी थी 1404 में, उनके वंशज थे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि फ्रॉम देयर फादर्स साइड दे वर द सक्सेसर ऑफ तैमूर, डाइड 1404, द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे तुर्की। आगे पढ़ते हैं। हाउएवर द मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल्स or Mongols. This was because Genghis Khan या Genghis Khan memory was associated with the massacres of innumerable people. It was also linked
with Uzbeks. They are Mongols competitors. On the other hand, the Mughals were proud of their Timurid ancestor, यानी कि तैमूर ancestors, not least of all because their great ancestors had captured Delhi in 1398. इसका मतलब ये है कि जो मुगल्स थे, है ना, उन्होंने अपने को मुग़ल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज़ खां से जुड़ी स्मृति सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। मतलब उसने बहुत सारे लोगों को कत्लेआम किया, बहुत सारे लोगों को बेवजह मारा। इसी वजह से जो मुग़ल्स थे वो अपने आप को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। वो पसंद क्या करते थे? यही स्मृतियाँ मुग़लों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। यानी कि वो अपने आप को उज़्बेक कहना पसंद ज़्यादा करते थे, है ना? यही स्मृति। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, मुग़ल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया था। किस पर किया था? दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया था। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन अगर हम देखें तो दे सेलिब्रेट देयर जीनेलॉजी पिक्टोरियली, ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड ऑफ तैमूर एंड हिमसेल्फ। तो उन्होंने अपनी जो ये वंशावली थी, है ना, जीनेलॉजी का प्रदर्शन जो किया वो चित्र बनवा कर किया। प्रत्येक मुग़ल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। इस हद तक वो उनको मानते थे। तो अब हम चलते हैं मुग़ल्स मिलिट्री कैंपेन, मुग़ल सैन्य अभियान। तो मुग़ल सैन्य अभियान यानी कि बाबर द फर्स्ट मुग़ल एम्परर 1526 to 1530 succeeded to the throne of Fargana in 1494 when he was only 12 years old। यानी कि प्रथम मुग़ल शासक बाबर, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रथम मुग़ल शासक बाबर 1526 से 1530, उसने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, है ना, फरगना, ये जो फरगना है, फरगना राज्य का उत्तराधिकार यानी कि थ्रोन ऑफ फरगना, ठीक है, का उत्तराधिकार सक्सीड किया, प्राप्त किया, तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा, अब 2 शाखाओं में ये बटे हुए थे, एक तरफ बाबर की तरफ से और एक तरफ ये खुद जो रियल उज़्बेक अपने आप को कहते थे। तो मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसने अपनी पैतृक गद्दी, ठीक है ना, पैतृक गद्दी यानी कि एंसेस्ट्रल थ्रोन्स, जो अपने पूर्वजों से उसे गद्दी मिली, ठीक है ना, उसको छोड़नी पड़ी। क्योंकि जो उज़्बेकों के आक्रमण हुए इन पर, है ना, जो मंगोल की दूसरी शाखा थी, उन्होंने मुग़ल जो प्रथम मुग़ल शासक बाबर है उस पर आक्रमण किया और जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पैतृक गद्दी छोड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल, ठीक है ना, काबुल पर कब्ज़ा कर लिया। फिर से उसने आक्रमण किया काबुल पर और काबुल पर कब्ज़ा कर लिया, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा भटकते भटकते, ठीक है ना, उसने 1504 में कब्ज़ा कर लिया। किस पर? काबुल पर। उसने 1526 में, अगर हम देखें तो 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, है ना, इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्ज़े में कर लिया। दिल्ली और आगरा को अपने कब्ज़े में कर लिया।
यहाँ तक इसका मुग़ल मिलिट्री कैंपेनिंग दिखाया गया है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मुग़ल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार की मुग़ल परंपराएं। सक्सेशन की जो मुग़ल परंपराएं, ट्रेडिशंस थे, वो क्या थे? यानी कि अगर कोई राज्य था और वो उन्होंने हासिल किया है और उनके मरने के बाद वो राज्य किसके हाथ में जाता था, कैसे जाता था, कौन कौन सी प्रथाएं थीं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे सामने दो प्रथाओं का नाम था। प्राइमोजेनेचर, पहली प्रथा थी प्राइमोजेनेचर और दूसरी प्रथा थी कॉपर्सनरी। कॉपर्सनरी, ये दो प्रथाएं उस समय हुआ करती थी मुग़ल परंपराओं के अंदर। तो हम यहाँ देखते हैं आगे, द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूलर ऑफ द प्राइमोजेनेचर वेयर द एल्डेस्ट सन इनहर्टेड हिज फादर्स ईस्टेट। यानी कि मुगल ज्येष्ठाधिकार, इसे क्या बोलते थे? ज्येष्ठाधिकार। ज्येष्ठाधिकार का मतलब जो सबसे बड़ा होता है उसका अधिकार होता है। तो मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। मतलब मुगल्स ये विश्वास नहीं करते थे कि राज्य है वो बड़ा ही संभालेगा, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है। क्या होता था? इनहेरिटेड होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वे, अगर हम आगे पढ़ते हैं, इंस्टीड दे फॉलोड द मुगल्स एंड तैमूर कस्टम्स ऑफ कॉपर्सनरी इनहेरिटेंस or a division of the inheritance amongst all the sons। इसके विपरीत जो उत्तराधिकार में वे कौन सी प्रथा को अपनाते थे? कॉपर्सनरी। इसको बोलते हैं सहभागी। क्या बोलते हैं? सहभागी। तो जो मुग़ल और तैमूर वंश की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकारी का या उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। मतलब बराबर बराबर रूप से जो ई स्टेट था, जो राज्य उन्होंने बनाया है, उसको बराबर बराबर मात्रा में सब में बांट दिया जाता था। आपके अनुसार अगर हम देखें तो फॉलो द हाईलाइटेड पैसेज इन टेबल 1 एंड नोट द एविडेंस ऑफ द रिबेलियंस बाय मुगल प्रिंसेस, which do you think is a fairer division of inheritance, primogeniture और कॉपर्सनरी? तो आपके अनुसार उत्तराधिकारी का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या सहभागी? अब आगे, मुग़ल रिलेशंस विद अदर रूलर्स। यानी कि अगर हम बात करें तो जो मुग़ल के संबंध थे, जो उन्होंने संबंध बनाए थे शासकों के साथ में, वो कैसे थे, है नहीं? तो हम बात करें आगे, टेक a look at table 1 once again. You will notice that the Mughal rulers campaigned constantly against rulers who refused to accept their authorities. But as the Mughals became powerful, many other rulers also joined the voluntarily। यानी कि मुग़लों ने, अगर देखें, मुग़लों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए, कैंपेन किए बहुत सारे, जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। सत्ता को, यानी कि जो अथॉरिटी है, उनको रिफ्यूज़ कर दिया था, है ना? उनसे बहुत ज़्यादा उन्होंने संघर्ष किया, संघर्षशील थे, लड़ाइयाँ बहुत लड़ी। जब मुग़ल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। यानी कि जब मुग़ल्स बहुत ज़्यादा अपनी पावर में आ गए तो इनकी पावर को देखकर बहुत सारे जो राजा हुआ करते थे उस समय, वो इनकी शरण में चले गए या इनकी सत्ता स्वीकार कर ली। आगे हम पढ़ते हैं, द राजपूत्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुग़ल फैमिलीज एंड रिसीव्ड हाई पोजीशन, बट मैनी रजिस्टर्ड एज वेल। यानी कि राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है, जिन्होंने सत्ता स्वीकार की थी। अनेकों ने मुग़ल घरानों में, जो मुग़ल्स है ना,
मुग़ल फैमिलीज़ थीं उनमें अपनी जो डॉटर्स के है ना, जो डॉटर्स हुआ करती थी राजपूतों की, उन्होंने अपनी डॉटर्स के जो शादी है वो मुग़ल फैमिलीज़ में करके उच्च पद प्राप्त किए थे। परंतु कई ऐसे विरोधी भी थे जिन्होंने इनकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया था। तो ऐसे ही और हम आगे देखते हैं इसी तरीके से कौन कौन थे वो या किस तरीके के। तो यहाँ हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं शुरू से। द सिसोदिया राजपूत्स कौन थे? सिसोदिया राजपूत। तो सिसोदिया राजपूत कहाँ के थे? हम बात करते हैं द सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ refused to accept Mughal authorities for a long time. Once defeated, however, they were honorably treated by the Mughals, given their lands back as assignments यानी कि वतन, जागीर, और लैंड्स यानी कि वतन। हम ये कहते हैं कि मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत थे उन्होंने बहुत लंबे समय तक मुग़लों की सत्ता को स्वीकार नहीं करा, सत्ता से इनकार करते रहे। परंतु जब वे हारे तो मुग़लों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया। कैसा व्यवहार किया? ऑनरेबल ट्रीट किया। और उन्हें उनकी जागीरें मतलब लैंड्स, जिन्हें वतन भी कह देते हैं, वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। ठीक है ना। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीट बट नॉट ह्यूमिलेटिंग their opponents enabled the Mughal to extend their influence over many kings and chieftains. हम ये कहते हैं आगे कि जो पराजित करने परंतु मतलब पराजित कर लें, है ना, डिफीट कर लें, लेकिन अपमानित ना करने के बीच जो सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से, यानी कि उन्हें हराने के बाद कभी उनका अनादर ना किया। ठीक है ना। हराने के बाद उनको ह्यूमिलेट नहीं किया, बल्कि उन्हें उनकी जो जागीरें हैं, है ना, जो लैंड्स हैं, उनको वापस किए। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि पराजित करने परंतु अपमानित ना करने के बीच जो सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुग़ल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। ठीक है ना। यानी कि मैनी किंग्स एंड चीफटेन्स, जो सरदार थे, है ना, और शासक थे। ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई बहुत संतुलन, बहुत केयरफुली बैलेंस इस चीज़ को किया गया कि उन्हें हराया तो जाए लेकिन उन्हें अपमानित ना किया जाए। और सिर्फ इसी वजह से जो लोग, जो राजा या जो सरदार उनसे हारते थे, लेकिन इस व्यवहार के कारण वो उनके साथ सम्मिलित हुए और इस वजह से जो मुग़ल्स थे उन्होंने अपना राज्य का विस्तार किया। बट इट वॉज़ डिफ़िकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। और मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में ये वीडियो बनाई है, जो कि अभी मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ाया है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा। ठीक है। तो आशा है कि आपको मुग़ल काल की यह जानकारी सरल और रोचक लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताइएगा कि आपको मुग़ल काल का कौन सा शासक आगे, है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2 देखकर कौन सा शासक सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ाई जारी रखिए।